अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। गुज़श्ते रात दुबई में एज एक्सपेक्टेड यानी हस्बे तवक्को पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंडिया के हाथों इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबान और दिफाई चैंपियन पाकिस्तान टीम इवेंट के आगाज में ही तकरीबन टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। टीम की पहली शिकस्त न्यूजीलैंड के हाथों हुई, लेकिन इस इवेंट के लिए 15 रुकनी स्क्वाड के ऐलान के साथ ही टीम सिलेक्शन पर संगीन सवालात उठाए गए, एतराजात उठाए गए। साबिक क्रिकेटर्स ने बार बार टीम में कम से कम जो है 2 रेगुलर ओपनर्स और कम से कम 2 स्पिनर्स को शामिल करने का मुतालबा किया, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसका खुमियाजा क्रिकेट शायकीन ने भुगता। बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फिर फील्डिंग, तमाम शोबों में पाकिस्तान टीम ऐसा खेली कि साबिक इंडियन क्रिकेट सुपरस्टार्स ये कहने पर मजबूर हो गए कि ये तो वो पाकिस्तान टीम लगी नहीं रही जिन्हें हम एक खतरनाक हरीफ समझते थे। इस मामले पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार जनाब अब्दुल माजिद भट्टी और याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जब आखिरी ट्रायंगुलर सीरीज में न्यूजीलैंड से हम मैच हारे तो चीजें बड़ी क्लियर थी, बल्कि वाज़ेह थी कि एक आध मैच तो चले मिरेकल के जरिए हम जीत गए थे। टीम सिलेक्शन पर बार बार सवालात उठाए गए कि आप साउथ एशिया में खुसूसन अपने होम ग्राउंड पर टीम सिलेक्शन करते हुए एक रेगुलर स्पिनर को खिला रहे हैं। अब तो चले जो हो गया वो हो गया, आप कैसे सम अप करेंगे सिलेक्शन से लेकर कल की परफॉर्मेंस तक को? देखें आदिल साहब, जितनी हार्डलाइन इस सिलेक्शन कमेटी ने ली, हालांकि पाकिस्तान के जो बहुत सारे फॉर्मर ग्रेड्स हैं, हर बंदे का कहना था कि ये टीम बेहतर नहीं है, इससे बेहतर टीम सिलेक्ट हो सकती थी। एक बार मोहसिन नकवी साहब ने इनको कहा, ये सिलेक्टर्स बैठे हैं, तकरीबन 1 घंटे सवा घंटे की मीटिंग हुई है, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कहा नहीं जी, ये बेस्ट पाकिस्तान के 15 हैं, इससे बेहतर टीम सिलेक्ट हो नहीं सकती। तो मेरे ख्याल में उनकी अना और जिद जो थी, उसका नतीजा हमने देखा कि हम पहले न्यूजीलैंड से बुरे तरीके से हारे, फिर भारत ने तो बिल्कुल ही पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। मेरे ख्याल में अब सिलेक्शन कमेटी या क्रिकेट बोर्ड, अब सबके साथ पे सवाल उठ गया है। अब मुझे लगता है कि एक मुकम्मल ओवरहॉलिंग की जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। अगर हमने आगे लेके जाना है, अगर इस सिस्टम को बेहतर करना है, तो लग ऐसे रहा है, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स भी ये बात कह रहे हैं कि अब हमारा क्रिकेटिंग सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया है। देखिए, जो हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट की जो पहली सीढ़ी होती है किसी भी नौजवान प्लेयर को ऊपर आने की, अंडर 19 टूर्नामेंट है। ये जो अभी हमारा फर्स्ट क्लास सीजन चल रहा है, हमने इस साल अंडर 19 टूर्नामेंट ही नहीं करवाया। तो उससे आप अंदाजा लगा लें कि इनकी सारी तवज्जो जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट पे है। बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट पे तवज्जो होनी चाहिए, लेकिन जब बेसिक्स हमारी खराब होंगी, हम कप्तान पे कप्तान तब्दील करेंगे, प्लेयर्स की बेहतर सिलेक्शन नहीं करेंगे, तो फॉरेन में पाकिस्तान टीम को छोड़ के चले गए, फिर जो पुराने कोचेस थे उनकी रिपोर्ट्स पढ़ लें, कुछ प्लेयर्स के बारे में उनकी रिपोर्ट्स आप देखें, बाबर आजम के बारे में, इंग्लैंड के एडम होलियर बैटिंग कंसल्टेंट थे, उन्होंने काफी सीरियस किस्म के सवालात उठाए थे। उन्होंने कहा कि ये तो किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और इस टीम में तकरीबन 6-7 ऐसे लड़के हैं जो पिछले 5-6 आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और पाकिस्तान हर बार फर्स्ट राउंड से बाहर हो जाता है। अगर तसलसल के साथ इतनी खराब परफॉर्मेंस हो, तो मेरे ख्याल में फिर अब हमें स्टारडम के पीछे भागने के बजाय इन लड़कों को या तो ब्रेक दें या खुदाफिज कह दें और कुछ नए लड़कों को डाला जाए। हमारे पास नया टैलेंट है, लेकिन हम हार से डरते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे दौर में टीम जीतती रहे, अगला जो आएगा वो इसको भुगतता रहेगा। मेरे ख्याल में सीरियस किस्म के सवालात हैं। मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि अब ये वजारत दाखिला के साथ साथ क्रिकेट बोर्ड पे भी पूरी तवज्जो दे, क्योंकि लग ऐसे रहा है कि वो क्रिकेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन में तो ग्राउंड वगैरह तो उन्होंने बनाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन टीम के मामलात में, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन पे जो सिग्नेचर है वो तो चेयरमैन के होते हैं, तो यहाँ पे लग रहा है कि चेयरमैन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें मिस कर गए, यहाँ पर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन वीक नजर आ रही है। अच्छा बड़ी साहब, बार बार ये भी कहा जा रहा है मुख्तलिफ एनालिस्ट से कि जी 25 सिस्टम चला है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे खिलाड़ी टीम में शामिल थे जो डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन उन्हें फिर भी सिलेक्ट किया गया? देखें, सब लड़के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनको सिलेक्ट करने वाले भी
टेस्ट क्रिकेटर हैं, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि किसी ने पैसे लिए और किसी को शामिल कर लिया। लेकिन आदिल भाई, पाकिस्तान क्रिकेट में खराबी आई ना, एक तो हमारा क्रिकेटिंग सिस्टम 2019 के वर्ल्ड कप के बाद जब सरफराज अहमद को पहले हमने तब्दील किया, फिर 2023 के वर्ल्ड कप के बाद जब बाबर आजम को हटाया, फिर बाबर आजम को कप्तान लाए, तो यहां भी बहुत मसाइल रहे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में जो प्लेयर्स एजेंट का रोल है ना, वो बहुत खतरनाक है। आप पीसीबी के पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं इन एजेंट्स का। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में अब तो क्रिकेट बोर्ड ने दाखिला ही बंद कर दिया, बल्कि ज़का अशरफ साहब के दौर में 2023 के वर्ल्ड कप के दौरान तो एक कमेटी बनाई गई थी एक प्लेयर एजेंट की कंपनी के हवाले से, जिसमें बहुत सारे पाकिस्तान के फॉर्मर और करंट प्लेयर उस कंपनी से जुड़े हुए थे, लेकिन उसकी रिपोर्ट भी मंजर आम पर नहीं आ सकी। मेरे ख्याल में पर्ची सिस्टम के बजाय अगर लाइकिंग डिसलाइकिंग कहें तो ये ज्यादा मुनासिब अल्फाज हैं कि लाइकिंग डिसलाइकिंग की बुनियाद पर टीम सिलेक्ट हो रही है। जिस तरह आपने खुद कहा कि एशिया में हम खेल रहे हैं, दूसरा स्पिनर खिला सकते थे, हमारे पास शादाब खान मौजूद है, उसामा मीर मौजूद हैं, नौजवान प्लेयर सुफियान मुकीब ने रिसेंटली साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान को अपने डेब्यू वनडे में 4 विकेटें लेके दी। फैसल अकरम पाकिस्तान टीम के साथ रिसेंटली ट्रेवल करते रहे। तो नए लड़कों को हम मौका ही नहीं दे रहे, हम बार बार ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर और फिर आकिब जावेद, मोहम्मद रिजवान, ये बस इसी पे मुझे रहे कि नहीं एक ही पाकिस्तान का स्पिनर जो है वो काफी है। आप देखें कल जो डिफरेंस डाला इंडिया के स्पिनर्स ने, डिफरेंस डाला पाकिस्तान की तरफ से अबरार अहमद ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन हमारे जो बाकी 2 नॉन रेगुलर बॉलर हैं उनमें सलमान अली आगा और दूसरे खुशदिल शाह हैं। ये 5 मैचेस जिसमें ट्रायंगुलर टूर्नामेंट के 3 मैचेस और 2 मैचेस इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के, इन्होंने मजमूई तौर पर 58.3 ओवर्स करवाए हैं 5वें बॉलर की हैसियत से, और 2 विकेटें इन दोनों ने मिलकर हासिल की, और 84 का इनका पर विकेट एवरेज है। तो आप अंदाजा लगा लें कि जो दूसरा स्पिनर अगर इनसे बेहतर कोई रेगुलर स्पिनर होता, फिर हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ, इनके ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं। फिर फ्रॉम नोवेयर हम फहीम को पाकिस्तान टीम में डाल देते हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस पर खुशदिल शाह को डाल देते हैं। तो मेरे ख्याल में सिस्टम, आप चूंकि इंग्लैंड में बहुत आपने टाइम गुजारा, आपको पता है कि वहां का क्रिकेटिंग सिस्टम कितना स्ट्रांग है। इवन ऑस्ट्रेलिया को देख लें, 5 मेन प्लेयर्स के बगैर पाकिस्तान आया है और 350 रन कितनी आसानी से परसों उन्होंने चेस कर लिए। तो मेरे ख्याल में सोचो विचार की जरूरत है इस अंदाज में, और इस तरीके से हम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकीब साहब को अपनी अदाओं पर गौर करना होगा। अच्छा बड़ी साहब, हम भी आपका तजिया सुनते सुनते जो है जवान हुए, और तजिया करने का आज थोड़ा बहुत अपने आप को काबिल समझते हैं। क्रिकेट पे तनकीद अपनी जगह, लेकिन होम ग्राउंड पर अपने टाइटल का दिफाव करने का दबाव भी एक वजह है। फिर इवेंट का सबसे बड़ा मैच दुबई में खेलना पड़ा, और आप जैसे ही जाते हैं तो दुबई की कंडीशन से आपके पास इतना टाइम नहीं है कि, तो ये सारे प्रेशर्स जो हैं इसको भी शायद टीम ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर सकी। प्रेशर तो होम ग्राउंड पर अवे टूर के मुकाबले में ज्यादा होता है। हमारे यहाँ आपको पता है कि हर वक्त प्लेयर जो है वो मीडिया के स्कैनर में रहते हैं, टेलीविजन चैनल, अखबार, यूट्यूब, हर वक्त क्रिकेट की कोई ना कोई कहानी वहां हमें सुनने को मिलती है। फिर जब ये टीम दुबई पहुंची, सोने पे सुहागा, इंडिया से बहुत सारे सहाफी पहुंचे हुए थे, बांग्लादेश से बेताशा लोग आए हुए थे। तो बिल्कुल इस चीज ने रोल प्ले किया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इतना बड़ा मीडिया डिपार्टमेंट है, उनको सब पता है। जो मीडिया डायरेक्टर हैं समीउल हसन, वो तो 12 साल क्रिकेट बोर्ड में गुजारे, 12 साल आईसीसी में गुजारे। तो उनके जरिए इस सिचुएशन को थोड़ा टोन डाउन करने की भी जरूरत थी। लेकिन मेरे ख्याल में ये जवाब नहीं है खराब परफॉर्मेंस का। खराब परफॉर्मेंस तो आप देखें, हम मुस्तकिल मिजाजी से परफॉर्मेंस देने में नाकाम रहे हैं। प्रोफेशनलिज्म हमें वो नजर नहीं आ रही जो दुनिया की दूसरी टीमों में है। अब हम लोअर टियर की जो टीमें हैं, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, बांग्लादेश, उनके साथ खड़े हुए। एक जमाना था कि पाकिस्तान की टीम अपर टियर की टीम थी। मेरे ख्याल में अभी भी हमारी क्रिकेट खड़ी हो सकती है, लेकिन सख्त फैसले करने होंगे और अक्रॉस द बोर्ड फैसले करने होंगे। जो अच्छा है उसको शामिल करें, जो खराब है उसको निकाल दें।
और पीसीबी को पार्ट टाइम नहीं चलाना पड़ेगा। माजिद भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहता है ब्रेक का, जिसके बाद क्रिकेट पर इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। मारूफ जर्नलिस्ट और एनालिस्ट याह्या हुसैनी हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की जिस तरह की परफॉर्मेंस रही चैंपियंस ट्रॉफी में, पहले 2 मैच ही हार गए और इवेंट से तकरीबन हम लोग बाहर हो चुके हैं। सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं। ब्रेक से पहले मारूफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट माजिद भट्टी की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त एक और सीनियर सहाफ़ी और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से जुड़े एक बड़े नाम जनाब याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। याह्या, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। 2-3 फैक्टर्स, एक तो रॉन्ग सिलेक्शन फॉर द रॉन्ग फॉर्मेट, क्या इसकी वजह से क्योंकि बेहतर लड़के मौजूद थे, या टीम पर दिफाई चैंपियंस या होम ग्राउंड की वजह से भी अंडर प्रेशर आए? क्या वजह बनी आपके ख्याल में इस परफॉर्मेंस की? आदिल, बात दरअसल ये है कि एक्सक्यूजेस ऐसा लगता है मुझे कि बहुत ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और वेरी फर्स्ट डे से एक बयानिया जिसको लेकर चलने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि जी टीम का सिलेक्शन जो है ना वो ठीक हाथों में नहीं था, टीम का सिलेक्शन जो है ना वो ठीक नहीं किया गया। तो अब मैं आपके सामने जो चीज रखना चाहूंगा उसके बाद आप खुद ये फैसला कर लीजिए कि क्या ये बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या नाकाम खिलाड़ियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्या पुराना खेल खेलने की कोशिश की जा रही है। हर वर्ल्ड कप में हम 1 से 2 खिलाड़ियों को बलि का बकरा बनाते हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। अब आप सिलेक्शन की बात कर रहे हैं कि सिलेक्शन जो है वो दुरुस्त अंदाज में नहीं हुई। तो 31 जनवरी 2025 को शाम 6:30 पर ऐलान किया गया स्क्वाड चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड जो है वो जैसे ही अनाउंस होती है तो तनकीद जो है वो शुरू हो जाती है। और सवाल ये उठता है कि जनाब फहीम अशरफ किस कारकर्दगी की बुनियाद पर आए। सवाल ये होता है कि विकेट कीपर उस्मान खान को किस बुनियाद पर आपने टीम में शामिल किया, किस बुनियाद पर खुशदिल शाह को टीम में शामिल किया गया। और एक ही जवाब मिलता है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग की जो कारकर्दगी है वो इन 3 खिलाड़ियों की टीम में सिलेक्शन का मुहर्रिक बनी। चले मान लेते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो राग अलापा जा रहा है कि जी टीम में स्पिनर नहीं था, टीम में ओपनर नहीं था, तो भाई किसने आपके हाथ पांव माने थे, किसने आपको किसी जेल में बंद करके रखा हुआ था, किसी ने आपकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी? कोई जवाब नहीं है किसी के पास। देखिए, सिलेक्शन कमेटी ने जो टीम मुंतखब की, मैं इस टीम को इससे बेहतर समझता नहीं माजरत के साथ। बात दरअसल ये है कि आपने सही अंदाज में इस टीम को यूटिलाइज नहीं किया। आप जिन 3 खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं कि उनको टीम में शामिल किया और टीम का सिलेक्शन ठीक नहीं है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, 2 दिन आप 4 दिन में 2 मैच हार गए। उन दोनों मैचों में ना फहीम अशरफ खेला, उन दोनों मैचों में ना उस्मान खान खेला। तो भाई सिलेक्शन कैसे गलत हो गई? सिलेक्शन तो तब गलत होती ना कि आप इन खिलाड़ियों को मौका देते और ये डिलीवर नहीं करते। खुशदिल शाह को आपने मौका दिया, उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, 49 गेंदों पर 65 रन किए, आप 60 रन से मैच हारे। अगर खुशदिल की 65 ना करता तो शायद आपकी नाकामी का जो डेफिसिट है वो ज्यादा होता। तो अब आप खुद मुझे बता दीजिए कि क्या मैं बात दुरुस्त कर रहा हूं, ये जो सवाल उठाने वाले हैं वो ठीक है? नहीं, मैं बिल्कुल याह्या आपसे एग्री करूंगा। अब मुझे ये बताएगा कि वे फॉरवर्ड क्या है? अब जो हो गया वो तो हो गया, आगे क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए आदिल शाहजेब साहब, बात दरअसल ये है कि ये क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो फुल टाइम जॉब है, और अगर आप इसको पार्ट टाइम लेकर चलेंगे तो फिर ऐसे नताइज के लिए आप तैयार रहिए। इंडिया की टीम ने आपको हराया है, 2 मैच वो जीते हैं, लेकिन वो फाइनल नहीं खेलेंगे, याद रखिएगा मेरी बात। इतनी बड़ी टीम है नहीं, उनकी बॉलिंग को आपने देख लिया, उनके रिसोर्सेज है नहीं उनके पास, वो बड़े मैच में डिलीवर नहीं कर पाएंगे, सेमीफाइनल से आगे बढ़ नहीं पाएंगे। 2 टीमें मैदान में उतरती हैं, एक जीतती है, एक हार जाती है। आपने मुझसे सवाल किया कि अब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, तो आदिल शाहजेब साहब, बात दरअसल ये है कि ना तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा हूं, ना ही मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक का हिस्सा हूं कि कोई मुझसे ये पूछ रहा है कि जनाब आप ये बताइए कि इस नाकामी की असल वजूहात क्या है और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बात दरअसल ये है कि क्रिकेट बोर्ड जिस तरह पार्ट टाइमर चला रहे हैं, सेम इसी तरह क्रिकेट बोर्ड में काम करने वाले भी पार्ट टाइमर हैं, इवन आपके खिलाड़ी भी पार्ट टाइमर हैं। बात दरअसल ये है कि जिन लोगों को आप 50 लाख रुपए महीना, 50 लाख का मतलब 5 मिलियन, पाकिस्तान में लोग पूरी जिंदगी इतने पैसे नहीं कमाते, साल में इतने पैसे नहीं कमाते, आप अपने 5 मेंटोर को इतने पैसे दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप पाकिस्तान क्रिकेट में बदलाव लेकर आना चाहते हैं।
और वो मेंटोर जो है कोई कोचिंग करने के लिए चला जाता है, कोई कमेंट्री करने के लिए चला जाता है, और इस चैंपियंस ट्रॉफी में वो टेलीविजन पर बैठकर पाकिस्तान टीम की खामियों को बता रहे हैं, लेकिन उनके पास इन खामियों को दुरुस्त करने के लिए क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करने का वक्त नहीं है। तो फिर मुझे बताइए कि क्या ऐसे क्रिकेट बोर्ड को मैं कोई मशवरा दे सकता हूं? मेरा काम तो तजियाकार की हैसियत से, एक मुबस्सिर की हैसियत से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खामियों को, गलतियों को आइडेंटिफाई करना है। सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब ने स्टेडियम बनाया, ठीक है, हम हर बार ये कहते हैं कि जी क्रिकेट बोर्ड का काम अलग है, टीम को क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी के साथ जो है नत्थी नहीं करना चाहिए, लेकिन 8 महीने में आप जनाब होम ग्राउंड पर बांग्लादेश से हार गए, आप उस अमेरिका से हार गए जिसके मुल्क में लोग क्रिकेट को नहीं जानते, आप 2 मरतबा भारत से हार गए, आप इन 8 महीनों में वेस्ट इंडीज से हार गए। और कैसे हारे? फास्ट बॉलिंग से नहीं हारे, आप वेस्ट इंडीज से हारे कि वो आपके स्पिन के बॉलिंग के जाल में आपको खुद फंसाकर चले गए। आप जनाब 148 रन का हदफ देकर जनूबी अफ्रीका के आखिरी 2 विकेट नहीं हासिल कर सके। आपकी सिलेक्शन कमेटी का ये हाल है कि जो सिलेक्शन कमेटी में लोग हैं उन पर साबिक क्रिकेटर्स ही सवाल उठा रहे हैं। आपको एक बड़ा दिलचस्प मैं बात इस टीम के हवाले से शेयर करना चाहूंगा कि हाल इस टीम का यह है कि वो इमामुल हक, जिनको आपने फिटनेस के ग्राउंड के ऊपर 15 रुकनी टीम में नहीं रखा, जब उनको आपने अनफिट फखर जमान की जगह टीम में रखा, तो वो खिलाड़ी जो पहले से 15 रुकनी टीम में मौजूद था, उस्मान खान, उसको आपने जो है वो सुपर सीड किससे किया? इमामुल हक से। इमामुल हक को उनके ऊपर लेकर आए, इमामुल हक जो है उनको आपने दुबई बुलाया, उनको डायरेक्ट मैच खिला दिया, और जिस तरह वो शॉर्ट सिंगल लेते हुए आउट हुए, उन्होंने बता दिया कि वो कितने फिट थे। तो भाई इस तरह क्रिकेट नहीं चलेगी। पार्ट टाइमर क्रिकेट कैसे चला सकते हैं? पार्ट टाइमर क्रिकेटर्स जो हैं वो टीम में भी नहीं रहने चाहिए, और पार्ट टाइमर को क्रिकेट बोर्ड भी नहीं चलानी चाहिए। याया हुसैनी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जब हम याया से बात कर रहे थे तो शेयर करते चलेंगे, बांग्लादेश भी जो है अपना दूसरा मैच हार गया न्यूजीलैंड से, और पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें जो हैं चैंपियंस ट्रॉफी से तकरीबन बाहर हो चुकी हैं। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। पेशावर के वाहिद क्रिकेट स्टेडियम अरबाब न्याज स्टेडियम नाकिस इंतजामात और आईसीसी के स्टैंडर्ड्स पर पूरा ना उतरने और सिक्योरिटी खर्चात के बायस गुज़श्ता 22 साल से किसी भी टेस्ट इंटरनेशनल मैच, जबकि गुज़श्ता 19 साल से एक रोजा मैच की मेजबानी से महरूम है। और अब ऐसी इतलात भी गर्दिश कर रही हैं कि पीएसएल के मैचेस पेशावर में नहीं होंगे, क्योंकि फ्रेंचाइजीज ने शहर में खेलने से इनकार कर दिया है। अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम पेशावर की फिजिबिलिटी और बेहतरी के उन्वान से एक मंसूबा 2018 में 1377 मिलियन रुपए के बजट के साथ मंजूर किया गया था। मंसूबे में 2 बड़ी तरामीम की गई, जिससे पेशावर के अरबाब न्याज स्टेडियम की तामीर नौ में ताखीर से लागत में तकरीबन 1 अरब रुपए का इजाफा हो गया। महकमा खेल की जानिब से पुख्तूनख्वा के वज़ीर आला को भेजी गई समरी में इंकशाफ किया गया कि 7 साल गुजरने के बाद भी स्टेडियम की तामीर नौ मुकम्मल नहीं हुई। अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम की तामीर नौ का काम 2018 में शुरू हुआ, और उस वक्त इस क्रिकेट स्टेडियम की तामीर नौ का तखमीना तकरीबन 1 अरब 37 करोड़ लगाया गया। 2021 में मंसूबे की लागत बढ़कर 1 अरब 94 करोड़ तक पहुंच गई। 2024 में मंसूबे की लागत तीसरी दफा बढ़ाकर 2 अरब 31 करोड़ कर दी गई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत गुज़श्ता 7 साल में स्टेडियम की तामीर नौ का काम तो मुकम्मल नहीं कर पाई, लेकिन अब इस स्टेडियम का नाम अरबाब न्याज स्टेडियम से तब्दील करके बानी पीटीआई यानी इमरान खान के नाम पर रख दिया है। वज़ीर आला अमीन गंडापुर ने शाही बाग में इस स्टेडियम का नाम तब्दील करके इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम रखने की मंजूरी दे दी, जिसकी काफी शदीद मजम्मत की जा रही है। अरबाब न्याज का ताल्लुक जो है पेशावर के ताकाल के इलाके के 62 सियासी अरबाब खानदान से था। अरबाब न्याज पेशावर के मेयर, जबकि खेल और सकाफत और सियाहत के वफाकी वजीर भी रह चुके हैं। उनके भाई अरबाब जहांगीर केपी के वजीर आला रह चुके हैं, जिन्होंने स्टेडियम यानी अरबाब न्याज ने स्टेडियम के बनाने में इंतहाई कलीदी किरदार अदा किया था। और उसके अलावा जो है उनके अरबाब शहजाद साहब जो हैं खैबर पुख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनके साहबजादे, और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर भी रहे। केपी हुकूमत के इस फैसले को खुद तहरीक इंसाफ के अंदर से भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और इस तनकीद की जो बड़ी वजह है, बड़ा एतराज है, वो ये है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत का अब तीसरा टर्म है, बरसर इक़्तिदार रहे, लेकिन क्या वो अपने बल बोते पर
कोई बड़ा मंसूबा भी नहीं शुरू कर पाए इस पूरे टाइम में जिसका वो क्रेडिट लेते और उसका नाम इमरान खान के नाम पर रखते, बजाय इसके कि एक तारीखी स्टेडियम जो कि बनाया किसी और ने, अरबाब नियाज साहब ने, क्रेडिट उनको सारा जाता है, उन्हीं के नाम पर है, और एक ही दम आप नाम चेंज कर दें। तब तमाम मामले पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है गवर्नर खख्तूनख्वा फैसल करीम खान कुंडी साहब। कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया। आपकी स्टेटमेंट मेरी नजर से गुजरी कि वज़ीर आला केपी ने जो अरबाब नियाज स्टेडियम का नाम तब्दील किया है, उस फैसले की आपने बड़ी शदीद मुखालफत की। बुनियादी वजह उसकी क्या है? हुकूमत उनकी है, वो कर सकते हैं, ये उनका फैसला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आदिल, पिछले तीसरी दफ़ा जब उनकी हुकूमत आ रही है और आप लोग भी कहते हैं तीसरी दफ़ा उनको जो है वो हुकूमत मिल रही है, तो इन 3 दफ़ा की हुकूमतों में उन्होंने पूरा एक स्टेडियम नहीं बना सके जो अपने चेयरमैन के नाम पे कर देते। एक तारीखी स्टेडियम अरबाब नियाज स्टेडियम है। आप भी इस शहर से आपका भी एक ताल्लुक है और आप देखेंगे एक तारीखी स्टेडियम जिसको पिछले चंद सालों से ये बना भी नहीं सके। अगर आप लाहौर और कराची का स्टेडियम देखें, हफ्तों में बना, लेकिन इस स्टेडियम को 2017 से ये स्टेडियम बन रहा है और आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। और फिर ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि इन्होंने कहा कि हमारे चेयरमैन के नाम पे करो। मुझे इस पर तफावत ये है कि जो शख्स 9 मई में मुलविस है, जिसने सुबह को दहशतगर्दों के हवाले किया था, आप जाकर उसके करतूत क्या थे और आपने जाकर ये स्टेडियम उनके नाम पे कर दिया। कौन सा बड़ा उन्होंने कारनामा यहाँ पर किया था जो आपने उसके कहा? हाँ, अगर आपने कोई स्टेडियम बना लेते इस अरसे में तो उसका नाम रख लेते, तो हमें भी कह देते चलो ठीक है आपने बनाया, तो आप पराई तख्तियों पर अपनी तख्ती लगाएं, तो ये तो कोई बात नहीं बनती। नहीं, लेकिन कुड़ी साहब, मेरी कुछ लोगों से बात, सियासी जमातें और मशरान, अरबाब नियाज साहब का एक तारीखी किरदार भी है स्टेडियम बनाने में। शायद वो लोग जो है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें इसके खिलाफ, अदालत में भी जा सकता है। क्या आपकी हिमायत भी उन्हें हासिल होगी? देखिए, बिल्कुल ये तो उनका अपना है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू तो मैंने दिया है। अब देखें, अरबाब नियाज साहब की अपनी खिदमत इस सूबे में और इस शहर के हवाले से हैं। आप मुझे बताएं कि उनकी जो एक कमिटमेंट थी इस सूबे में, मुझे बताएं कि इमरान ने हमें क्या दिया है। वो भी अगर कोई चीज़ें देते हमें क्या दिया? हमें दहशतगर्दी दी है, हमें इंतहा पसंदी दी है, हमें 9 मई के वाक़यात दिए हैं, ये चीज़ें दी, और हम उनको ये वो दें कि आप जाकर जो है उसका नाम पे स्टेडियम रख दें। मैं समझता हूँ कि पेशावर के जो लोग यहाँ पे संजीदा लोग, संजीदा फैमिलीज़ हैं, जो एक स्टेडियम था अरबाब नियाज साहब के नाम पे, तो उसी के नाम पे मैं समझता हूँ कि होना चाहिए था। ख़ुद इनके अपने पार्टी में बहुत संजीदा लोग अरबाब फैमिली से रहे हैं, उनके वो रिश्तेदार रहे हैं, तो आज मतलब है कि आप उनकी तख्ती उठा के अपनी तख्तियाँ लगा रहे हैं। आप में इतनी मतलब है कि नालायक हैं कि आप कोई ऐसी चीज़ नहीं बना सके जो अपने आप चेयरमैन के नाम पे कर दें और पराई चीज़ों पे अपनी तख्तियाँ लगाएं, तो ये तो मतलब है कि आपकी इनकॉम्पिटेंसी, नालायकी, नाहली आपकी बता रही है कि आप। अच्छा गवर्नर साहब, आज सीसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से पेशावर में मैचेस कराने को अरबाब नियाज स्टेडियम में नहीं तैयार, स्टेडियम अभी तक बना भी नहीं है, तो इस इशू को भी एड्रेस तो करना चाहिए ना। मतलब कराची, रावलपिंडी, लाहौर में मैचेस हो रहे हैं, तो किसी को तो जवाबदेह होना चाहिए कि उस सूबे में क्यों नहीं मैचेस हो रहे। देखिए, तो आप सूबाई हुकूमत से पूछे ना, जिनके पास चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है। सिंध पे तो आप लोग बड़ी मीडिया के हमारे दोस्त तनकीद करते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, और यहाँ पर तो जो हाल हमारे सूबे का है उसमें तो आप कभी पूछते नहीं है कि हमारे सूबे में क्या हो रहा है। अमन कायम करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेवारी 18th अमेंडमेंट के बाद। वो बताया ना कि एक पुरअमन सूबा 2013 में जब इनके हवाले हमने किया, इन्होंने आज ये सूबा दहशतगर्दों के हवाले कर लिया। अमन पे ये बात नहीं करना चाहते, चीज़ें नहीं करना चाहते, क्योंकि इनका जो है वो रुझान ही किसी और तरफ है। लिहाजा ये बताएं ना कि इन्होंने क्यों देखिए, पहली बात तो है कि कोई चीज़ हो उसके बाद आप लड़ेंगे ना कि आप करें। चलो, अगर वो ICC कह भी देगा हम मैच कराना चाहते हैं, कहाँ पर करेंगे मैच? वही आप आके जो है ना वो कितनी एयरपोर्ट के रनवे पे तो नहीं करेंगे ना। आप पहले अपना केस बिल्डअप करेंगे। आपके पीछे आप देखें, यहाँ पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं हुई, PSL के मैचेस नहीं हुए, आधी आपकी टीम क्रिकेट की पश्तून है और वो यहाँ पर क्रिकेट खेल नहीं सकती है। आपके जो यहाँ का क्राउड है वो अपने होम ग्राउंड में आपके प्लेयर्स जो है वो क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। तो उसके बाद तो ये तो सेकंड स्टेप है, सिक्योरिटी है नहीं है, कैसे नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले आप अपने आपको इतने लायक तो करें ना कि आपके वहाँ पर मैच हो सके। अच्छा, आपने खत वज़ीर आज़म साहब को लिखा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए, तो यही सवाल तो फिर PTI एतराज कर सकती है कि आप क्यों नाम चेंज करवाना चाहते हैं उसका। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि नया नाम रखें जी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद एयरपोर्ट ऑलरेडी था। वो इसलिए था कि ये जब एयरपोर्ट नया बन रहा था, शिफ्ट हुआ, चेंज हुआ, अब ये फ्लाइंग क्लब बन चुका है,
तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम ही बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट था, जैसे बादशाह खान एयरपोर्ट पेशावर में है और नुसरत भुट्टो एयरपोर्ट जो है वो उसमें सखर में है। तो लिहाजा चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी उसका नाम था, एयरपोर्ट शिफ्ट हो गया, नाम शिफ्ट नहीं हुआ। तो मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब के लिए ये यकीन याद दहानी करानी थी कि आपने एयरपोर्ट शिफ्ट कर लिया, नाम शिफ्ट नहीं किया, लेकिन मेहरबानी करके इस नाम को भी शिफ्ट कर लें, क्योंकि वो पुराना एयरपोर्ट जो फ्लाइंग क्लब है या VIP मूवमेंट के लिए रख दिया, जो भी किया उन्होंने, लेकिन ये एयरपोर्ट जो है आपने शिफ्ट कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ नाम भी शिफ्ट कर। अच्छा, आप तो रियासत के नुमाइंदे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की तहफ़्फ़ुज़ात हैं विफाक से भी, तो क्या विफाक की जो सूबे में, आपकी सूबे में जहां पर आप गवर्नर हैं, जिम्मेदारियां हैं, वो विफाक पूरे कर रही है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशन वफाक की हुकूमत से बिल्कुल है, क्योंकि जब हुकूमत साजी हो रही थी उसमें कुछ कमिटमेंट्स हुई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान, और हमारे ये मौक़िफ़ है कि जो कमिटमेंट्स हुई थी वो ऑनर नहीं हुई, तो उसको ऑनर किया जाए, जिसके लिए कमेटीज भी बनाई गई थी, चीज़ें भी उस पर मीटिंग्स भी हुई हैं, कुछ मीटिंग्स का कोई फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं आया है। तो इसके ऊपर CC में पिछली दफ़ा डिस्कशन हुई थी, और हम बार बार हुकूमत की कमेटी को ये याद दहानी करा रहे हैं कि हम आपसे कोई एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, ना आपसे ये बात कर रहे हैं कि आप कुछ ऐसे आगे कुछ और ऐसा करें, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि आपने जो कमिटमेंट की थी। अब मैं आपको एक मिसाल दूं कि पिछले 16 महीने की हुकूमत जो हमारी थी, मैं खैबर ख्वाह की आपको मिसाल दूं, यहाँ पर तमाम सियासी जमातों के मेंबरान को फंड मिले, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहा आपको भी मिलेंगे, लेकिन सिवाय पीपल्स पार्टी के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिले। जैसे वही चीज़ें हमने दोबारा बहुत सी ऐसी चीज़ें उनको रिमाइंड करा रहे हैं बार बार कि हमारी रिजर्वेशन है, हमारे लोगों की रिजर्वेशन है, आप इसको दूर करें, जो आपने कमिटमेंट्स की थी उसको ऑनर करें। बाकी तो हमने कोई ऐसे नहीं कहा कि आप कोई और हमसे उससे कोई एक्स्ट्रा हमें दे दें। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद क्लाइमेट चेंज के तकरीबन $1 बिलियन के फंड के लिए पाकिस्तान ने IMF से एक दरख्वास्त की थी, उनका वफ्द यहाँ पर है, क्या मामलात हैं? ब्रेक के बाद सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। IMF के 3 रुकनी मिशन ने पाकिस्तान में गवर्नेंस और बदनवानी का जायजा लेने के लिए 6 से 14 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा किया, और इस मिशन ने मालियाती नज़्म व नस्क के अलावा सेंट्रल बैंक की गवर्नेंस और ऑपरेशंस, मालियाती शुबे की निगरानी, मार्केट का ज़ाब्ता, कानून की हुक्मरानी, इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और इंसदाद दहशतगर्दी फाइनेंसिंग से मुतालिक उमूर का जायजा लिया। IMF ने मिशन के हालिया दौरे पाकिस्तान पर जो बयान जारी किया, उसके मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की संजीदगी और अज़म को उन्होंने सराहा। पाकिस्तान के साथ ताउन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा वो पुरुमीद है। IMF की टीम ने अदालती और रेगुलेटरी निज़ाम का भी जायजा लिया, और जोएल टल्कविट्स की क़यादत में वफ्द ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात की, जिसमें अदालती कारकर्दगी, गवर्नेंस और इस्लाहात पर भी बातचीत की गई। मिशन ने फाइनेंस डिवीजन, FBR, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ऑडिटर जनरल, SCCP और इसके अलावा वजारत कानून से भी मुलाकातें की। दौरे में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के इंसदाद से मुतालिक उमूर का भी जायजा लिया गया। IMF की जो GCD असेसमेंट टीम है, 2025 के आखिर में गवर्नेंस के मसाइल और माशी उमूर का मजीद जायजा लेने के लिए एक बार फिर वो पाकिस्तान का दौरा करेगी, जिसमें मजीद मालूमात हासिल करने के लिए गवर्नर शफाफियत और इक्तिसादी नताइज को बेहतर बनाने के मौके तलाश करेगी। IMF का यह भी कहना है कि दौरे पाकिस्तान का मकसद हतमी जायजे की तैयारी में मदद हासिल करना भी होगा। दूसरी जानिब IMF का 4 रुकनी वफ्द तकनीकी मुज़ाकरात के लिए आज पाकिस्तान पहुंच चुका है। ये वफ्द जो है विफाक के अलावा सूबों के साथ भी बातचीत करेगा, जिसमें IMF की जो ग्रीन बजटिंग, क्लाइमेट और मौसमियाती तब्दीली की ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग है उस पर बातचीत होगी। आपको याद दिलाते चले कि पाकिस्तान जो है मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए IMF से $1 अरब मिलने की उन्हें तवक्को है। हुकूमत पाकिस्तान ने क्लाइमेट चेंज और इसके असरात से निपटने के लिए IMF को बाकायदा इमदाद की दरख्वास्त भी दे रखी है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता बरस अक्टूबर में क्लाइमेट रिजिलियंस फंडिंग के तहत बाज़ाब्ता तौर पर $1 बिलियन की दरख्वास्त दी थी। अगर पाकिस्तान ये कर्ज हासिल कर लेता है तो इस कर्जे की अदायगी की मुद्दत 30 साल तक होगी। IMF के इन दोनों मिशन के बाद $7 अरब के तोसी मंसूबे के पहले जायजे के लिए IMF का एक और वफ्द मार्च में पाकिस्तान का दौरा करेगा। इस जायजे की कामयाबी की सूरत में IMF से तकरीबन $1 अरब की किस्त जारी होगी। दरियास्ता पाकिस्तानी हुकूमत और स्टेट बैंक के टारगेट्स पूरे करने के हवाले से भी IMF के बकौल वो पुरएतमाद है। हुकूमत और स्टेट बैंक इस जायजे की कामयाबी के लिए इस दूसरी जानिब वो भी पुरुमीद है कि मईशत के शुबे में उन्हें कामयाबी हासिल हो रही है, जिसमें
महंगाई में कमी सिंगल डिजिट में आ गई है, करंट अकाउंट का सरप्लस और टैक्स आमदनी में इजाफा है। लेकिन दूसरी जानिब शरह नमू में कमी और कर्जों की अदायगी का बढ़ता दबाव अब भी मईशत के लिए एक चैलेंज जरूर है। इन नुकात पर पाकिस्तान को मजीद तवज्जो देने की जरूरत है ताकि IMF के प्रोग्राम के अहदाफ को मुकम्मल तौर पर हासिल किया जा सके। दूसरी जानिब मईशत के हवाले से एक और अच्छी खबर, पाकिस्तान और अजरबैजान ने आज सरमायाकारी के दायरा कार को $2 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया, जिसके तहत आइंदा 30 दिनों में, एक महीने के अंदर जिन मंसूबों में सरमायाकारी होगी उसका बाकायदा पेपर वर्क तैयार किया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत आज हुए। आज़रबाईजान का एक वफ्द इन मुआहदों पर दस्तखत करने अप्रैल में पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बाकू में आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीवोव के हमरा गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी बातचीत नतीजा खेज और मुफीद रही। दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो इक्तिसादी महाज पर भी उसे वसअत दी जानी चाहिए। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सैनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन और एक ऐसे सियासतदान जो कि बहुत अच्छी तरह मईशत को समझते हैं, जनाब सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब। सलीम मांडवीवाला साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, पहले तो ये बताइएगा कि आर वी रियली ऑन ट्रैक? जो IMF के वफ्द आ रहे हैं, रिव्यू पे रिव्यू हो रहा है, अभी क्लाइमेट चेंज का जो हमने फाइनेंसिंग के लिए अप्लाई की थी वो वफ्द भी पहुंच आया है। Where do we stand in your opinion as we speak? देखें आदिल साहब, ये तो फैक्ट है कि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था IMF का प्रोग्राम इस गवर्नमेंट के लिए। तो दूसरा चैलेंज था कि मैक्रो स्टेबिलिटी लाना। अब तीसरा चैलेंज ये है कि हाउ टू स्टार्ट द ग्रोथ इन द कंट्री, हाउ टू गेट गोइंग ऑन आवर इकोनॉमिक एजेंडा। अब IMF का प्रोग्राम भी आपने देखा बड़ी मुश्किलों से मतलब हमारा IMF का प्रोग्राम कंक्लूड हुआ, बावजूद इसके कि IMF की बड़ी रिजर्वेशंस थी। 20 प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं IMF के साथ, करके वो प्रोग्राम फेल हो जाते हैं, आधे प्रोग्राम में हम प्रोग्राम ख़त्म कर देते हैं। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हमने पूरे 4-4.5 साल का प्रोग्राम किया है। और जो फाइनेंस मिनिस्टर से मेरी बात होती है, उनका आइडिया ये है कि ही वांट्स दिस प्रोग्राम टू बी द लास्ट प्रोग्राम। और उसकी वजह ये है कि चीज़ें हम आज तक IMF के साथ जो हम कमिट करते रहे और चीज़ें करते रहे जो कि हम कर नहीं पाए, तो वो ये समझते हैं वो इसलिए नहीं कर पाए कि वो चीज़ें एक साल में कभी होनी नहीं थी, और इसीलिए वो प्रोग्राम कोलैप्स कर जाते थे और ख़त्म हो जाते थे। तो अब जो इन्होंने 4-4.5 साल का प्रोग्राम बनाया है, वो इसीलिए बनाया है कि जो भी चीज़ें हमें कंक्लूड करनी है फॉर पाकिस्तान टू बी इकोनॉमिकली स्टेबल एंड टू कंटिन्यू विद आवर इकोनॉमिक प्लान, हम वो करके फिर IMF से बाहर जाएं, ताकि फिर हमें दोबारा IMF के पास नहीं जाना पड़े। ये बेसिकली मैं आपको एक मैक्रो पिक्चर दे रहा हूँ। अब उस प्रोग्राम में सबसे पहले ये था कि हम स्टेबल नहीं थे, किसी हाल में डिफॉल्ट की स्टेज पे थे, करंट अकाउंट इम्बैलेंस था, फिस्कल डेफिसिट आउट ऑफ कंट्रोल था, हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल थी। तो उसको कंट्रोल में लाना था, तो गवर्नमेंट के लिए ये चैलेंज था। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो आपने हालात बयान किए उसमें ये काफ़ी हद तक मैक्रो स्टेबिलिटी तो नज़र आ रही है। अब मैक्रो स्टेबिलिटी आपकी आ गई, आपका करंट अकाउंट कंट्रोल में आ गया, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में आ गया, आपका करेंसी रेट स्टेबल हो गया, आपकी ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद अब आपने आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ने के लिए ग्रोथ की तरफ जो हमारी कमिटमेंट्स थी IMF के साथ, वो ये थी कि हम SOEs को प्राइवेटाइज करेंगे, हम एग्रीकल्चर टैक्स लगाएंगे, हम जो सब्सिडीज हैं वो ख़त्म करेंगे और हम इकोनॉमिकली आगे चलेंगे। अब चैलेंज ये है कि अब 2025 में आपने ये चीज़ें करनी है, और SOEs में आपने देखा कि हमारी प्रोग्रेस बड़ी इतनी अच्छी नहीं रही। PIA को हम प्राइवेटाइज नहीं कर सके, डिस्कोस को हम प्राइवेटाइज नहीं कर सके, दूसरी एंटिटीज जो लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं उसको प्राइवेटाइज नहीं कर सके, जो कि प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज हैं उनको प्राइवेटाइज नहीं कर सके।
तो अभी तक उस एजेंडा पे हम काफी, मैं समझ रहा हूं कि हम स्लो जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट के लिए, अच्छा सर, मुझे एक जी, ये चैलेंजिंग है एसओईज और सिक इंडस्ट्रीज, और जितना हम हर साल सिर्फ पीआई और स्टील मिल पे खर्च कर रहे हैं, जहां तक एग्रीकल्चर टैक्स का मामला है वो तो चले चारों सूबों में इंप्लीमेंट हो गया, लेकिन एक जो आपने सेंटेंस कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा, लेकिन अगर हम ये सब कुछ कर भी लेते हैं इस साल जिनका आपने जिक्र किया, और जो आईएमएफ की रिक्वायरमेंट्स भी हैं, और उसके बगैर रिव्यू हमारा मुकम्मल नहीं होगा, लेकिन जो हमारी अगले 2-3 साल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, हमने जो डेब्ट सर्विसिंग करनी है, वो पैसे कहां से आएंगे? कैसे ये हमारा आखिरी प्रोग्राम हो सकता है? आपसे थोड़ी सी अगर अंडरस्टैंडिंग हम ले लें। मतलब ये उनकी ख्वाहिश है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा ये आखिरी प्रोग्राम होगा, ये उनकी ख्वाहिश है कि जो चीजें हम 20 साल में 30 साल में नहीं कर पाए, वो चाह रहे हैं कि ये 4-4.5 साल के प्रोग्राम में रह के हम ये चीजें कर लें ताकि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्टेबल कर दें। अब आपने चैलेंजेस की बात की कि डेट रीपेमेंट्स है हमारी, अब हमारी इस टाइप की चीजें हैं जो कि अब आगे हमें डील करनी है मैक्रो स्टेबिलिटी के बाद। तो इसमें बेसिकली डेट रीस्ट्रक्चरिंग है कि हमने किस तरह डेट, जैसे अभी आपने बात कि जी वो क्लाइमेट चेंज के लिए हम $1 बिलियन ले रहे हैं ऑन 30 इयर्स, तो बेसिकली डेट की रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, जो एक्सपेंसिव डेट है उसको पे करना है, और डेट की रीस्ट्रक्चरिंग ऐसी करनी है कि हम उसको मैनेज कर सकें लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि अगले 10 साल में, अगले 20 साल में। तो मतलब हमें बेसिकली पाकिस्तान को प्रॉपरली इकोनॉमिकली मैनेज करना है, और उसके लिए जो भी चीजें करनी है, डेट पेमेंट्स एक है, आपकी जो करंट अकाउंट है जिस तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं, हम फिस्कल डेफिसिट को मैनेज कर रहे हैं, स्पेंडिंग मैनेज कर रहे हैं, अपनी इंटरनल स्पेंडिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, डाउन साइजिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मतलब इट टेक्स टाइम टू डू दीज थिंग्स। तो मैं समझता हूं कि डायरेक्शन सही है, मसला सिर्फ एक है इसमें जो मुझे नजर आता है, अगर आप ये चीजें नहीं कर पाएंगे फिर वही मसाइल होंगे कि आपका प्रोग्राम भी डिस्टर्ब होगा, आप इकोनॉमिकली भी डिस्टर्ब होंगे, आप डिस्टेबलाइज होंगे। तो ये चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए, एंड आई थिंक दीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, और जब तक एडमिनिस्ट्रेशन वाइज गवर्नमेंट सही तरह से इसको चलाएगी नहीं चीजों को, तो ये चीजें इंप्लीमेंट नहीं होंगी। अच्छा सर, इसके अलावा भी मुख्तसरन सर, आपने भी जाना है टाइम कम है, लेकिन ये जो आपने दो एडमिनिस्ट्रेटिवली भी तो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसके अलावा दो बड़े अहम फैक्टर हैं। एक तो कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसीज एंड आल्सो द करंट रिजीम एंड सिस्टम, और साथ में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का चैलेंज है, पॉलिसी का चैलेंज है, कंटिन्यूटी का चैलेंज है। ये चीजें तो आपको करनी पड़ेंगी, अगर आप नहीं करेंगे तो वी विल अगेन बी बैक टू वेयर वी वर। तो ये अब देखें, पाकिस्तान के पास अब कोई चॉइस भी नहीं है। आप बहुत मतलब यू हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर यू हैव टू डू दिस, तो देयर इज नो अदर ऑप्शन। कोई भी गवर्नमेंट आएगी उसको ये करना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंटिन्यू। चले, सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, में आगे बढ़ते हैं। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुकन और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन एडवोकेट ने हालिया अदालती तकर्रुर में तनाज़ात को जवाज बनाते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अख्तर हुसैन पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से जुडिशल कमीशन के नामजद रुकन थे। अख्तर हुसैन ने अपना इस्तीफा चेयरमैन जुडिशल कमीशन जस्टिस शाह अफरीदी को भिजवाया। उन्होंने इस्तीफे में मौक़िफ़ अपनाया कि हालिया अदालती तकर्रुर से मुतालिक तनाज़ात की बिना पर मजीद काम जारी रखना उनके लिए मुमकिन नहीं है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रुकनीत से, इसलिए वो मुस्ताफ़ी होते हैं। उन्होंने मजीद तहरीर किया कि अदलिया की तरक्की खुद मुख्तारी के लिए अपनी कोशिशें वो जारी रखेंगे। और दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन
नए मेंबर के तकर्रुर के लिए पाकिस्तान बार कौंसिल ने अहम इजलास बुध को तलब कर लिया है। मेंबर जुडिशल काउंसिल के लिए सीनियर वकील एहसन बून को नामजद किए जाने का कभी इम्कान भी है। आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहजेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।